नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है, उससे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और इसे लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी भेजी है। और अब ये अटकलें तेज हो गई हैं और इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है पश्चिम बंगाल में, क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने का जो तरीका है कि किसी भी राज्य के गवर्नर साहब को ये लगता है कि यहाँ पे संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा रूल ऑफ लॉ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और जो वहाँ की जो सरकार है वो संविधान को ताक पे रखकर वहाँ पे काम कर रही है, तो वो एक रिपोर्ट दे सकती है गवर्नर के द्वारा केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, कि जिसमें वो रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पे अब आर्टिकल 356 लगाने का एकदम बिल्कुल राइट मौका आ गया है और ये रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। उसके बाद केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करती है। अब रिपोर्ट तो भेजा गया है, रिपोर्ट भेज दिया गया और रिपोर्ट ये सीक्रेट रिपोर्ट होता है कि इसको गवर्नर साहब भी नहीं बता सकते और कोई इसको बता नहीं सकते। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या हो सकता है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि गवर्नर साहब कई सारे और भी खुलासे कर रहे हैं। खुलासा सबसे बड़ा ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के काफिले के ऊपर और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, ये बाकायदा प्री प्लान्ड हमला था। एक दूसरी बात कि इस प्री प्लान्ड हमले में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसके नेता शामिल थे। इसकी योजना में वहां के अधिकारी शामिल थे और इसकी योजना में पश्चिम बंगाल की पुलिस शामिल थी। ये इतनी बड़ी एक साजिश के तहत आपने हमला किया है। जी, यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का मुझे अफसोस है कि पहले से इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि आज कुछ ऐसा हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, तो कानून व्यवस्था को देखने की जरूरत है, लेकिन तब भी उनसे चूक हो गई। देखिए, धनखड़ साहब के पास, गवर्नर साहब के पास ये रिपोर्ट खुफिया के द्वारा, सीआईडी के द्वारा उनके पास आ गई कि इस बार जो नड्डा साहब डायमंड हार्बर की तरफ जा रहे हैं वहां पे रास्ते में उन पे हमला किया जाएगा। जब इनके पास ये सूचना आई तो गवर्नर साहब ने किसी और को नहीं, बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके बताया कि ऐसी ऐसी खबरें आ गई है, आप अपनी व्यवस्था चाक चौबंद कर लें। तो जो पहला जो मैसेज दिया गया तो वो मैसेज का जवाब भी आया चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जी। उसने ये कहा कि डीजीपी को जी, पुलिस को बाकायदा बता दिया गया है और वहां पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज कर दिया गया है, मतलब चीजों को जो है वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मतलब चीफ सेक्रेटरी को भी मालूम हो गया, प्रशासन को भी मालूम हो गया और पुलिस को भी मालूम हो गया। इसके बाद भी हमला हुआ। लेकिन इसमें एक और पेच आया कि जब ये बात कह दी गई चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि भाई पुलिस को बता दिया गया, डीजीपी को बता दिया गया, और उसके बाद फिर धनखड़ साहब ने दूसरी राउंड फिर उसको जवाब दिया कि भाई वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो डिस्टर्बिंग है। तो जब सेकेंड टाइम डीजीपी और सेक्रेटरी के सामने धनखड़ साहब ने, गवर्नर साहब ने अपनी बात रखी तो ये दोनों ही शख्स साइलेंट मोड में चला गया जी। ये चुप हो गए दोनों अधिकारी। मतलब आप समझिए कि ये दोनों अधिकारी नहीं, ये सरकार के दलाल बन गए। ये बंगाल का चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, इनको 14 तारीख को बुलाया गया दिल्ली। बिल्कुल।
इनको तलब किया गया है, इन लोगों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। इसलिए सस्पेंड करने का जरूरी है, ये पॉलिटिकल एक्टर्स बनकर के वहां पे तमाशा करेंगे। आप इस तरह का रोल आप कैसे निभा सकते हैं? आप पॉलिटिकल पार्टी चीफ मिनिस्टर का आप दलाल बनकर के काम करेंगे, इसलिए आप आईपीएस बने, इसलिए आप आईएएस हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि बंगाल में इतनी सारी चीजें होने के बाद, गवर्नर साहब के सब कुछ कहने के बाद वहां पे हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। और क्यों? गवर्नर साहब के कुछ इंटरव्यूज में देख रहा था, उन्होंने वही बात कही जो बात हमने कल अपने प्रोग्राम में हमने कहा था कि यह हमला इसलिए हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि इनकी मजाल क्या है, इनकी हैसियत कैसे हो गई, इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि अभिषेक बनर्जी के कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के वो बीजेपी का दफ्तर खोल ले। जी बिल्कुल, ये हेकड़ी है इनकी। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये तो हिटलर साहिब में भी ऐसा नहीं होता, हिटलर साहिब में भी ऐसा नहीं होता। ये बददिमाग लोग, इन लोगों को दिमाग में एक दो चुनाव इन लोगों ने क्या जीत लिया है, इनके दिमाग में लग रहा है कि ये कभी सत्ता से हटने वाले, ये हिलने वाले नहीं हैं। और उसके बाद जो इससे भी ज्यादा शर्मनाक ममता बनर्जी का वो बयान आया कि कोई भी चला आता है, यहां कोई चीफ मिनिस्टर चला आता है, कभी होम मिनिस्टर चला आता है। ममता बनर्जी ये बात बोल रही है, पब्लिक रैली में बोल रही है कि जैसे इन लोगों के पास कोई काम नहीं। क्यों? बंगाल में चुनाव है, कोई पॉलिटिकल लीडर आकर के वहां कैंपेन नहीं कर सकता? मतलब इससे परमिशन लेने की जरूरत है? ममता बनर्जी से परमिशन लेने की जरूरत है? ये बिल्कुल कह सकते हैं, बंगला में कहते हैं कि जो है ना बूढ़ी भसिए गले, ये भस गई, मैंने पूरा दिमाग इसका जो है ना खत्म हो गया है। तो ये चीज जो है कि ये आप इस तरह की भाषा, और उसके बाद कह रही कि भाई कि कोई आ जाता है यहाँ पे, कोई भी बंगाल में घुस जाता है। बंगाल तुम्हारे आपके मैंने आपने उसको आपका फीफडम है क्या ये? जी, और जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो आग से ना खेलें, जिस तरीके से वो बाहरी शब्द का प्रयोग आप ये कह रहे कि कोई अड्डा चड्डा नड्डा फड्डा कोई आ जाता है, आपको तो कोई रोकता नहीं। आप तेलंगाना में जाकर के कैंपेन करती हैं, आप मुंबई में कैंपेन करती हैं, उत्तर प्रदेश में आपने कैंपेन किया है, आपके लीडर हर जगह जाते हैं, कैंपेन करते हैं। जी, पत्थर चलाए जाए आपके नेताओं और आपके काफिला के ऊपर, आप दिल्ली आए तो आपको क्या घेर के आपको पिटाई की जाए? तमाशा हो रहा है इस देश में। तो दरअसल दिक्कत क्या है कि ये बिल्कुल बंगाल के अंदर नियम कानून, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। और ये फिट केस है कि यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और अगर ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो ये मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये कायरों की सरकार है। आप पॉलिटिकली राइट होने के लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, अभी चुनाव होने में बहुत समय है। ये तृणमूल के गुंडे बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, तो वो अपनी ही काउंटिंग बताते हैं कि भाई 130 हो गया है। पिछले एक साल में 130 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं और फिर भी इनको होश नहीं आ रहा है। जी, आपका नेशनल चीफ पिट के चला आ रहा है, तो कल तो अब तो अमित शाह जाएंगे, उनके भी रैली के ऊपर जो है, उनके भी काफिला के ऊपर पत्थर चलेगा। फिर क्या कर लेंगे? फिर तो आपको लगाना पड़ जाएगा। आप रोकोगे नहीं तो वहां हत्याएं होंगी, बीजेपी के लोग मरेंगे, वहां कार्यकर्ता मरेंगे, वहां पे पॉलिटिकल वर्कर्स मरेंगे, वहां पे किसी को कैंपेन करने नहीं दिया जाएगा। ये चीज होती रहेगी और आपको आज न कल ये फैसला लेना पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप फैसला लेंगे तो कम से कम कुछ लोगों की जान बच जाएगी। और ये बिल्कुल ही फिट केस है, इससे ज्यादा कोई फिट केस नहीं हो सकता। और जिस तरीके से धनखड़ साहब और जिस तरीके से ये चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लेवल के अधिकारी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये दलाल बन गए हैं सत्ता के, तो आप समझिए कि वहां पे पुलिस की क्या स्थिति होगी, वहां पे जो प्रशासन है वो किस तरीके से वो सरकार का एजेंट, रूलिंग पार्टी का एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है कि इमीडिएटली दिस गवर्नमेंट मस्ट बी सैक्ड इमीडिएटली। और वहां पे
केंद्रीय प्रशासन जो है वहाँ पे लागू होना चाहिए। पुलिस वगैरह को जो है बाकायदा इन लोगों के ऊपर हर केस को निकाल कर इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। सारे जो आईपीएस ऑफिसर जो हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनको लाइन हाजिर कीजिए और बाहर से अधिकारी को बुला करके वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए जो भी कदम उठाए जाए बंगाल के लोग उसके साथ खड़े रहें। और मनीष जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल की राजनीति में शोले के डायलॉग भी यूज होने लग गए हैं। अब दिलीप घोष का कहना है कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। वो तो क्या करेंगे बेचारे, बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वाले तो डायलॉग देकर के अब यहाँ पे केंद्र की सरकार, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ग्राउंड में तो सब तो उनको तो ये बोलेगा ना। ग्राउंड में तो बंगाल में गुंडागर्दी राजनीति का एक हिस्सा बना दिया ये वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस वालों ने जी। इस तरह की गुंडागर्दी देश के किसी भी राज्य में नहीं होती। अब उसका अध्यक्ष पिट करके दिल्ली आ गया वापस, तो अपने कार्यकर्ताओं को मॉरल बूस्ट करने के लिए क्या कहेंगे? यही फिल्मी डायलॉग देंगे, क्योंकि केंद्र से तो कोई एक्शन होना है नहीं। केंद्र में यहां पे सब लोग बोलेंगे कि नहीं भाई यहां पे जो है पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, आर्टिकल 370 लगा देंगे तो हमारे ऊपर लोग कहेंगे कि भाई आपने जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ब्ला ब्ला 10 तरह की चीजें। इनको डर लगता है कि इलेक्टेड कमाल जो है वो आर्टिकल छापने लग जाएगा, वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छप जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाएगा। यहाँ पे ये लोग जो है वेबसाइट और ये तमाम लोग जो है मोदी के पीछे पड़ जाएंगे। तो आइए तो आप ये काम कर लो, नैरेटिव सेट करने की हैसियत तो अभी भी बीजेपी में नहीं है। आप सही एक्शन लेने में आप डरोगे तो फिर आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपके जो लोकल लीडर है उनको तो चुनाव लड़ना है, वहां पे कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करना है, उनकी हिम्मत को जो है वो फिल्मी डायलॉग देंगे। तो यही डायलॉगबाजी से काम चलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें। ये पिटते रहेंगे, वहां पे बीजेपी के लोग मार खाते रहेंगे, वह पुलिस वाले भी मारेंगे, प्रशासन भी मारेगा और तृणमूल के गुंडे भी मारेंगे। तो ये हाल है। तो आप देखिए गवर्नर की रिपोर्ट आ ही गई है। गवर्नर साहब के मूड से लग रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे नियम कानून बिल्कुल खत्म हो गया है। अब जैसा मेरा हंच है कि ये जो तथाकथित केंद्र की जो बहुत ही पावरफुल सरकार है ये कुछ नहीं करेगी। ये जो ढाक के 3 पात हो जाएंगे, ये कुछ नहीं होने वाला है। फिर 19 तारीख को अमित शाह वहाँ पे जाएंगे, फिर रैली वैली होगी, फिर यही भाषणबाजी होगा, फिर सब लोग भूल जाएंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन मनीष जी, जिस तरीके से दोबारा से अमित शाह जो हैं वो पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, 2 दिवसीय दौरा करेंगे वहां पर, तो जेपी नड्डा पर हमले के बाद अमित शाह के इस दौरे के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए मायने वो तो इन लोगों को तो ये प्लान था कि हर 15 दिन में, माने हर महीने में एक बार जेपी नड्डा और इनको जाना है, अमित शाह को जाना है। मतलब ये 2 माने हर महीने 2 ये हाई प्रोफाइल विजिट जो है वहां पे होना है। तो ये तो एक प्लान बना हुआ है। अब इसको अगर वो कैंसिल करेंगे तब लोग सवाल उठाएंगे भाई क्यों कैंसिल किया गया। लेकिन जिस तरीके से नड्डा साहब के काफिला के ऊपर हमला हुआ है तो मुझे तो जरा सा भी इसमें डाउट ही नहीं नजर आ रहा है कि अमित शाह भी जाएंगे तो वहां भी उस तरह से उनको स्वागत किया जाएगा, पत्थर चलाए जाएंगे उसके उनके भी काफिले के ऊपर, उनको भी काला झंडा दिखाया जाएगा। तो ये तो होगा, इसमें तो हमको डाउट नजर नहीं आ रहा है। जिन लोगों को डाउट हो रहा है वो अपने जाने, वो जब 19-20 तारीख को जब वो जाएंगे तब वो मालूम चलेगा भाई क्या है। क्योंकि आप बंगाल में पॉलिटिकली करेक्ट होकर के चुनाव नहीं जीत सकते, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा जी। और ये जो गुंडागर्दी है, चाहे वो टीएमसी के लोगों की गुंडागर्दी हो, उनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी हो, या फिर पुलिस की गुंडागर्दी हो, या प्रशासन की दलाली हो, इनसे लड़ने के लिए बीजेपी को वहां पे कुछ करके दिखाना होगा। अदरवाइज पब्लिक सोचेगी कि भाई ये जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता, जो अपने अध्यक्ष को नहीं बचा सकता, वो उनको कैसे बचाएगा। इससे तो बेहतर है कि चलो भाई तृणमूल को ही वोट दे दें, कम से कम सिक्योर तो रहेंगे, जिंदगी बची रहेगी। तो ये माइंडसेट जो है वहां पे धीरे धीरे ग्राउंड में लोगों का काम कर रहा है जी। और जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, सिर्फ जो टीएमसी के लोग हैं वही वहां पर सेफ हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दिल्ली में बैठे हुए जो लेफ्ट लिबरल कमाल के लोग हैं, इन लोगों ने कभी इस चीज को नहीं कहा कि इस तरह का कल्चर बंगाल के अंदर में वामपंथियों ने क्रिएट किया। ये भी बोलने की आज़ादी मांगते हैं, हमें चाहिए आज़ादी, डफली लेकर के जेएनयू में नाचने लगते हैं। अभी पहुंच गए किसान आंदोलन में कि सरजील इमाम को छोड़ दो,
उमर खालिद को छोड़ दो, तो ये तमाशा करते कि ये डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन वामपंथी जहां होते हैं वहां पॉलिटिकल वॉयलेंस जो है ये इनके चरित्र का हिस्सा हो जाता है। बंगाल में जो 35 साल तक कम्युनिस्ट की सरकार रही, वहां पे इन लोगों ने वायलेंस को वहां के पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा बना दिया। और इसलिए जब तृणमूल कांग्रेस जब इन लोगों को चैलेंज कर रही थी, तब तृणमूल कांग्रेस के साथ वही होता था जो अभी बीजेपी के साथ हो रहा है। और ममता बनर्जी के ऊपर यह दायित्व था कि जब वो सत्ता में आती हैं तो उस पॉलिटिकल कल्चर जिसका वॉयलेंस एक अहम हिस्सा था उसको वो खत्म करती। लेकिन ममता बनर्जी ने परिवर्तन के नाम पे सत्ता तो हासिल कर ली उन्होंने, लेकिन वामपंथियों के सारे सिस्टम को जो है वो अपना लिया, चाहे वो घूसखोरी का हो, चाहे वो कट का हो, चाहे वो सिंडिकेट का हो, चाहे वो वायलेंस का हो, चाहे वो सरकारी अधिकारियों को पॉलिटिकल एजेंट की तरह, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल करने का, पुलिस को इस्तेमाल करने का। वो सारी जो गंदगी थी, सारी जो बीमारियां थी, उससे वो ममता बनर्जी ने वो सारा का सारा बीमारी जो है अपने में आत्मसात कर लिया। तो ये अब चूंकि बीजेपी चैलेंज कर रही है तो वही फॉर्मूला उस पर लगाया जा रहा है। तो ये चीजें जो है वो चलती रहेंगी। धनखड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तृणमूल के रहते हुए वहां पर अगर ये सरकार चलती रहेगी तो विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जो भी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेगा, आप देखिए इतनी बड़ी घटना घट गई, बंगाल का लोकल अखबार, लोकल टेलीविजन चैनल किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि इसके ऊपर डिबेट करे, इसको लेकर के जो है वो ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज कर सके। वो गायब हो जाएंगे सब लोग। एक मीम कोई बना देता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है जी। और ये तमाम इसके जो चट्टे बट्टे जो है दिल्ली में बैठ करके, और ये इतने कायर लोग हैं, तृणमूल का कोई प्रवक्ता कहीं नजर नहीं आएगा आपको। पॉलिटिकल एनालिस्ट बन करके कायरों की तरह वो बैठे रहेंगे, कोई प्रवक्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसका एमपी हिम्मत नहीं पड़ता है उसको नेशनल मीडिया को फेस करने। क्यों? क्योंकि ये दादागिरी करते हैं बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल। और यहां जब टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तब इनकी जो है सारी हेगरी जो खत्म हो जाती है। तो इन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि भाई यहां जाना ही नहीं है। जी, और मनीषी, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर किसी भी अखबार की हिम्मत नहीं है कि ममता के खिलाफ कुछ लिख सके, तो सुशील मोदी ने भी ये कहा है कि लोकतंत्र एक तरीके से लहूलुहान हो गया है बंगाल के अंदर, और अब जो है राष्ट्रपति शासन ही वहां पर लगना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए, अदरवाइज वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। प्लेन एंड सिंपल, इसमें कोई इफ एंड बट की कहानी नहीं है जी। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और दुनिया भर के जितने ये जो लेफ्ट कवाल के मीडिया वाले हैं ये सब जाए वहां पे, वो क्रिटिसाइज करें, वहां देखें अगर कोई राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई गड़बड़ी होती है तो वो हाईलाइट करें। तो ऐसा तो नहीं चलेगा जी कि आप यूपी में बीजेपी शासित राज्यों में डेमोक्रेसी का जो है नाटक आप करेंगे, हमें चाहिए आजादी, डबली बजाएंगे उसका, और जहां आपकी सरकार होगी वहां पे आप तानाशाह बन जाएंगे। और कोई आदमी कोई बातचीत के लिए भी अगर कोई माने रैली करने के लिए भी जाता है तो उसके लिए भी आपको जो है पिटाई और ये पत्थरबाजी और सारा कुछ आप करते हैं। तो ये दोनों चीजें तो नहीं चलेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, बीजेपी के अंदर बहुत प्रेशर है, कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर है, नेताओं का भी प्रेशर है कि केंद्र सरकार अपनी नींद से जगे, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करे। गवर्नर साहब का लेटर भी आ गया है, लेटर उन्होंने तो बताया नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें हुई है, जिस तरह की कहानी जो सामने आ रही है, उसमें बिल्कुल साफ है कि गवर्नर साहब ने जरूर ये रिकमेंड किया होगा कि यहाँ पे बिल्कुल नियम कानून का जो है वो धज्जियां उड़ा दी गई है, ये रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, इसलिए आर्टिकल 356 लगाने का ये फिट केस है। अब फैसला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को करना है, तो देखिए अब क्या होता है जी। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बेतुका सा बयान दिया था कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के रहते हुए इस तरह की घटना कैसे हुई, तो उस पर जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीएसएफ और सीआरपीएफ सड़क पर आकर जो है पत्थरबाजी नहीं रोकेगी। तो एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह के बयान देना कितना शोभा देता है?
देखिए, ममता बनर्जी, उनका दिमाग डिरेल हो गया है। शी हैज कंप्लीटली गॉन हैवार। उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या बयान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और मैं बता दूं कि जिस हिसाब से वो राजनीति कर रही है जी, तो जो हाल बंगाल में कांग्रेस पार्टी का हो गया, जो हाल वामपंथी का हो गया, वही हाल टीएमसी का हो जाएगा। नामो निशान टीएमसी का खत्म हो जाएगा। पता ही नहीं चल पाएगा कि ममता बनर्जी नाम की कोई लीडर आई थी और 10 साल सरकार बना करके कहां विलीन हो गई। क्योंकि आप इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको तो माफी मांगनी चाहिए कि ये गलती हो गई बंगाल के अंदर। अच्छा देखिए, तमाशा ये लोग कर रहे हैं। बंगाल का कल्चर याद आ गया अचानक से इनको। ये बम चलाना, ये डकैती करना, ये लूट मचाना, ये घूसखोरी करना, ये कट मनी लेना, ये सिंडिकेट बनाना, ये बंगाली कल्चर है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर सिखा करके गए ममता बनर्जी के कान में कि बंगाली कल्चर यही है कि सब कुछ में लूट लो, कानून को जो है धज्जी उड़ाओ। तो ये तमाशा ये लोग करते हैं और ऊपर से ये कह रही है कि भाई कि बीएसएफ के रहते हुए क्या हो गया। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है जी। किसी नेशनल पार्टी का अध्यक्ष, उसके ऊपर हमला हुआ है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी को, ये बात कहते हुए कि वहां पे बीएसएफ है और ये है और वो है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं तो क्या कहूं इस पे, तो ममता बनर्जी अपना आपा खो चुकी है जी। हार इनके सामने जो नजर आ रहा है, उस वजह से उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या बयान देना चाहिए, क्या बयान नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, ये तमाशा, ये ममता का ड्रामा पहले 10 साल पहले लोग लाइक किया करते थे, अभी थूकते हैं, अभी घृणा करते हैं। ममता बनर्जी का ये पूरा टेंट्रम जो है वो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। और इसलिए ये जितना छटपटाएगी उतना ज्यादा अपने लिए मुसीबत क्रिएट करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से डॉक्टर मनीष ने यहाँ पर कहा कि ममता बनर्जी अपना आपा खो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को विधानसभा चुनावों से पहले ये रियलाइज हो चुका है कि जो बंगाल का बैटल है वो हारने वाली है। इसी वजह से वो इस तरह के बेतुके स्टेटमेंट्स दे रही हैं एक के बाद एक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।